अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स। पहला टॉपिक है कल्चरल, हेरिडिटरी, इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन द बिहेवियर, यानी कि वो कौन कौन से चार फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा बिहेवियर चेंज होता है। और दूसरे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है और अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन की। सोशल इन्फ्लुएंस अकर्स व्हेन समवन्स इमोशंस, ओपिनियंस और बिहेवियर्स आर अफेक्टेड बाय द अदर्स। इसका मतलब यह है कि जब किसी एक इंसान के जज्बात, ख्यालात और रवैये से दूसरे इंसान का रवैया मुतासिर हो। जैसे मिसाल के तौर पर फार्मेसी टेक्नीशियन के एक स्टूडेंट है, वो अपने बाकी दोस्तों को बताता है कि फार्मेसी की ये बुक अच्छी है, तो बाकी स्टूडेंट्स भी उस बुक को परचेज कर लेते हैं। फिर है बिहेवियर इज शेप्ड बाय कल्चरल, हेरिडिटरी, इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि चार ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंसानी रवैया मुतासिर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्चरल फैक्टर की। कल्चर मेक अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन अ वे दैट आवर ड्रेसिंग, ईटिंग एंड वे ऑफ लिविंग इज डिफरेंट एंड मच बेटर देन एनिमल्स, यानी कि जो हमारा रहन सहन है, खाने पीने का तरीका है और जिंदगी गुजारने का जो अंदाज है, वो जानवरों से बहुत बेहतर और मुख्तलिफ है। कल्चर ऑफ मैरिज इन आवर सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन बिहेवियर इन फॉलोइंग वेज। हमारे माशरे में जो शादी का कल्चर है वो भी इंसानी रवैये को मुख्तलिफ अंदाज से मुतासिर करता है। जैसे मिसाल के तौर पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री सेक्सुअल रिलेशन लाइक एनिमल्स, जैसे जानवरों की तरह इंसानों को आज़ाद ताल्लुकात की इजाज़त नहीं है और शादी के ज़रिए एक ताल्लुक बनता है। दूसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। शादी के बाद मर्द और औरत दोनों मिलकर जॉब करते हैं और फिर इस तरह घर चलाते हैं। और लास्ट में है फैमिली रिलेशन एंड सिस्टम ओरिजिनेट। शादी के ज़रिए ही रिश्ते बनते हैं, जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता, बहन भाई, बच्चे। इस तरह शादी का कल्चर इंसानों को जानवरों से मुख्तलिफ बनाता है। नेक्स्ट है हेरिडिटरी फैक्टर, यानी कि जो हेरिडिटरी फैक्टर है वो किस तरह इंसान के रवैये को मुतासिर करता है। जेनेटिक्स आल्सो कॉल्ड हेरिडिटी, हेरिडिटी को जेनेटिक्स भी कहा जाता है, यानी कि ये वो खसूसियात हैं जो वालदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। इट आल्सो इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, ये जो फैक्टर है ये भी इंसान के रवैये को मुतासिर करता है। मिसाल के तौर पर imagine two children, one raised by supportive parents and other by parents who ignore their emotional needs. The child with caring parents may learn to manage their anger and develop better social skills, while the other may struggle with emotional control and social interaction. इसका मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर आप इमेजिन करें कि दो बच्चे हैं। एक बच्चे के जो वालिदैन हैं वो बच्चे से मोहब्बत करते हैं और उसको तवज्जो देते हैं, जबकि जो दूसरे बच्चे के जो वालिदैन हैं वो ना उससे मोहब्बत करते हैं और ना ही उसको तवज्जो देते हैं। इस तरह जो पहला बच्चा है वो वालिदैन की सपोर्ट से अपने जज्बात को काबू में रखता है, अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकता है और लोगों के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात होंगे। जबकि जो दूसरा बच्चा है जिसके वालिदैन उसको सपोर्ट नहीं करते, वो अपने गुस्से को आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता, उसका लोगों के साथ ताल्लुक भी अच्छा नहीं होगा। तो इस मिसाल से हमें यही पता चलता है कि हेरिडिटरी फैक्टर का इंसान के रवैये पर बड़ा गहरा असर है। फिर है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। दीज आर द फैक्टर्स आल्सो इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। इन्वायरमेंट की वजह से भी इंसान का रवैया मुतासिर हो सकता है। इसको मजीद फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स दैट कैन बी सीन एंड विजुअलाइज्ड। इसका मतलब है हमारे इर्द गिर्द का माहौल जिसे हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग पार्क्स में जाते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, खुश हो जाते हैं और उनका बिहेवियर अच्छा हो जाता है। दूसरा है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मेक्स पीपल रूड एंड साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब। जब इंसान को मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिलती तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और डिस्टर्ब भी हो सकता है। नॉइज नॉइज क्रिएट्स एंजाइटी एंड एंगर लीडिंग टू क्वेरलिंग। क्वेरलिंग का मतलब है झगड़ा करना। तो ज़्यादा शोर की वजह से भी इंसान परेशान हो सकता है। ट्रैफिक का शोर भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज का भी शोर हो सकता है, तो इसकी वजह से बाज़ दफ़ा झगड़े भी हो सकते हैं। देन है ड्रग्स, नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का मतलब है नशा व अद्वियात। ड्रग्स स्पेशली नारकोटिक्स इफेक्ट टेम्परेली एंड परमानेंटली लीडिंग टू द बैड सोशल रिलेशन। नशा व अद्वियात इंसान को आर्जी तौर पर तो सुकून देती हैं, लेकिन जब वो इंसान ज़्यादा अरसे तक इन मेडिसिन को लेता है तो इंसान डिप्रेस भी हो सकता है, तन्हा पसंद भी हो सकता है और इसके अलावा लोगों के साथ उसके ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं। लास्ट में है टीवी, टेलीविजन एंड कमर्शियल कैन चेंज द बेसिक थॉट्स एंड व्यूज़ ऑफ एनी पर्सन। ज़्यादातर टीवी पर जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, एड्स चल रही होती हैं, जो लोग उसको देखते हैं,
تو اس سے بھی انسان کی جو سوچ ہے اور نظریات ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لاسٹ میں ہے سائیکولوجیکل انفلوئنسز۔ سائیکولوجیکل فیکٹر کی وجہ سے بھی انسان کا رویہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس میں 3 ایگزامپلز دی ہوئی ہیں۔ پہلی ہے a person is expected to be like his parents, he makes his behavior similar to the parents۔ اس میں بچہ جو ہے وہ والدین کو دیکھ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ جیسے اکثر بچے اپنے والد کو یا والدہ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ اگر والد ڈاکٹر ہے تو بچہ محنت کرتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری ہے different attitude of parents with children can make a child depressed and can suffer from the complexes۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب والدین ایک بچے سے پیار کرتے ہیں اور دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں تو دوسرا بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور ڈپریس بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ اپنے بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بیٹیوں کی نسبت۔ تیسری ایگزامپل ہے سبلنگز۔ سبلنگز کا مطلب ہے بہن بھائی۔ سبلنگز ہیو سائیکولوجیکل انفلوئنس آن ایچ ادر اینڈ ہیو مینی تھنگز ان سملر۔ بہن بھائیوں کا بھی ایک دوسرے پر بہت اثر ہوتا ہے۔ جیسے بڑا بھائی ہے وہ نماز پڑھتا ہے یا محنت کرتا ہے تو اس طرح چھوٹے بہن بھائی بھی اس کو دیکھ دیکھ کر وہی عادات اپنا لیتے ہیں۔ سیکنڈ ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ اینڈ اپلائیڈ سائیکولوجی۔ پہلے ہم بات کریں گے مینٹل ہیلتھ کی۔ Mental health is a state of well-being in which individual realizes their own abilities, can survive with the normal stress of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community۔ Mental health کا مطلب یہ ہے کہ جو دماغی حالت ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا دماغی حالت ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر ایک انسان اچھا محسوس کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، اپنے کام صحیح طریقے سے کرتا ہے، روزمرہ کی جو سٹریس ہے اس کو برداشت کرتا ہے اور معاشرے میں پوزیٹیو رول پلے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے۔ It is definitely not easy to avoid feeling stress in many areas of life, in school, at home, and while making big life decisions. Worrying about this pressure is normal۔ اسکول کی فکر کرنا، گھر کی فکر کرنا، مالی معاملات کی فکر کرنا یہ ایک نارمل بات ہے۔ But feeling very sad, hopeless and worthless might be a sign of mental health problem۔ لیکن بہت زیادہ اداس ہو جانا، نا امید ہونا، خود کو بیکار محسوس کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ہے mental illness۔ Mental illness can occur when the brain is not working well۔ تو ذہنی بیماری کب ہوتی ہے؟ جب دماغ ٹھیک نہیں کام کر رہا ہوتا۔ When the brain is not working well, one or more of its function will be disrupted۔ تو جب دماغ ٹھیک نہیں کام کرتا تو 6 فنکشن جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ کون کون سے؟ تھنکنگ سوچنا، پرسیپشن محسوس کرنا، ایموشن جذبات کو قابو میں رکھنا، سگنلنگ دماغ اور جسم کے درمیان جو سگنل ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، فزیکل بیہیویئر۔ فزیکل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نیند کے مسائل ہو سکتے ہیں اور بیہیویئر بھی تبدیل ہو سکتا ہے، جیسے مختلف خیالات آتے ہیں، خود کو نقصان پہنچانا، سوسائڈ کرنا۔ تو یہ 6 فنکشن جو ہیں وہ ذہنی بیماری میں ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ لاسٹ میں ہے اپلائیڈ سائیکولوجی۔ اپلائیڈ سائیکولوجی از دا برانچ آف سائیکولوجی دیٹ فوکس آن یوزنگ دا سائیکولوجیکل پرنسپلز اینڈ تھیوریز ٹو اوور کم دا پرابلمز ان ریئل لائف سچویشن۔ اپلائیڈ سائیکولوجی کی وہ برانچ ہے جس میں سائیکولوجی کے پرنسپل اور تھیوریز کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ حقیقی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکے، جیسے ذہنی دباؤ ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکے۔ پھر ہے سائیکو تھراپی۔ A common form of treatment for mental illness is psychotherapy۔ مینٹل illness کو، ذہنی بیماری کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں سائیکو تھراپی، also called talk therapy۔ اس کو ٹاک تھراپی بھی کہا جاتا ہے۔ Psychotherapy is the practice of spending the time with a psychological professional to diagnose and treat mental and emotional problems۔ اس میں مریض سائیکو تھراپسٹ کے ساتھ وقت گزارتا ہے تاکہ سائیکو تھراپسٹ اس کے ساتھ بات کر کے اس کے مسائل کو سمجھ سکے اور اس کا علاج کر سکے۔ Psychotherapy aims to increase the individual's sense of his or her own well-being۔ Usually it is provided by a mental health professional such as clinical psychologist۔ سائیکو تھراپی کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس علاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض خود کو بہتر محسوس کرے اور زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ اس میں جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہوتا ہے وہ مریض کی ذہنی صحت کو ٹھیک کرتا ہے۔ پھر ہے سائیکو تھراپی ہیلپس پیپل ود اے مینٹل ڈس آرڈر۔ سائیکو تھراپی ذہنی بیماری کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس میں سائیکو تھراپی کا مقصد ڈیٹیل سے بتایا گیا۔ اس میں 4 پوائنٹس بتائے گئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے ہیلپس ان انڈرسٹینڈنگ دا روٹ کاز۔ سائیکو تھراپی مسئلے کی جڑ تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر ایک شخص بار بار غصہ کرتا ہے
तो उसकी असल वजह जो है वो सामने आ जाती है साइको थेरेपी की मदद से। दूसरा पॉइंट है चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स टू पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव थॉट्स जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं। जैसे अगर एक इंसान बार बार गलती करता है तो इंसान खुद को बुरा कहता है, लेकिन साइकोथेरेपी उसको सिखाती है कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं, गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो इसमें नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट की जाती हैं। तीसरा पॉइंट है टीचेस प्रैक्टिकल टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। साइकोथेरेपी कुछ ऐसे तरीके बताती है जिससे डिप्रेशन से बचा जा सकता है। मिसाल के तौर पर इंसान को यह सिखाया जाता है कि जब उसको कोई परेशान कुन ख्याल आता है तो वो एक गहरा सांस ले या फिर अपने ख्यालात को वो लिख ले, जिससे वो इस मसले से निकल सकता है। चौथा पॉइंट है एम्पावर्स इंडिविजुअल इम्प्रूव देयर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अगर एक इंसान से ये डिसाइड नहीं हो रहा कि उसने कौन सी फील्ड में आगे जाना है, तो साइकोथेरेपी उसे फायदे और नुकसानात बताती है, जिससे उसके लिए फैसला करने में आसानी हो जाती है। जनरली साइकोथेरेपी इज रिकमेंडेड वेयर a person is disturbed due to the relationship or work issues or a specific mental health concern and he or she is upset for longer than few days. साइकोथेरेपी तब रिकमेंड की जाती है जब कोई इंसान काम के दबाव की वजह से या रिलेशनशिप की वजह से परेशान हो और उसकी ये परेशानी कुछ दिनों से भी ज्यादा हो। साइकोथेरेपी इज मोस्ट सक्सेसफुल व्हेन द इंडिविजुअल एंटर्स थेरेपी देयर ऑन। साइकोथेरेपी तब फायदेमंद ज्यादा साबित होती है जब इंसान अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से इसमें एंटर होता है, खुद से जब वो इलाज करवाता है। नेक्स्ट है थेरेपी कैन बी गिवन इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग। साइकोथेरेपी मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है, जिसमें पहला है इंडिविजुअल। दिस थेरेपी इन्वॉल्व्स ओनली द पेशेंट एंड द थेरेपिस्ट। इसमें जस्ट एक पेशेंट होता है और डॉक्टर होता है, जिसको आप साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर है ग्रुप। टू और मोर पेशेंट्स में पार्टिसिपेट इन थेरेपी एट द सेम टाइम। इसमें दो या दो से ज्यादा पेशेंट सेम टाइम पर मौजूद होते हैं। पेशेंट्स आर एबल टू शेयर एक्सपीरियंसेस एंड लर्न दैट अदर फील्स द सेम वे एंड हैव हैड द सेम एक्सपीरियंस। इसका फायदा ये होता है कि सब अपनी अपनी कहानियां और तजर्बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उन्हें ये महसूस होता है कि वो अकेले नहीं हैं, बाकी लोग भी उनके साथ हैं। तीसरा है कपल्स। दिस टाइप ऑफ थेरेपी हेल्प्स हस्बैंड एंड वाइफ टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर लव्ड वन हैज मेंटल डिसऑर्डर, व्हाट चेंजेस इन द कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर कैन हेल्प एंड व्हाट दे कैन डू टू हेल्प हिम और हर। इसमें मियाँ बीवी दो लोग मौजूद होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर एक शोहर को डिप्रेशन है तो बीवी को समझाया जाता है कि वो किस तरह इसकी मदद कर सकती है। लास्ट में है फैमिली। दिस टाइप ऑफ थेरेपी हेल्प्स फैमिली मेंबर्स टू अंडरस्टैंड what they can do to help their family members if someone has a mental disorder. इसमें मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे को डिप्रेशन है तो इसमें फैमिली के लोगों को, खानदान को, माँ बाप को, बहन भाइयों को ये समझाया जाता है कि किस तरह वो इस बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं और डिप्रेशन से निकाल सकते हैं।